अस्सलाम वालेकुम क्लास। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी क्या ज्वाइन कर लें। वी हैव जस्ट 5 स्टूडेंट्स राइट नाउ। बाकी स्टूडेंट्स को भी बुला लें। मैंने वैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट ज्वाइन इट। जी क्लास, लास्ट टाइम हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखी थी कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मींस उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वी कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मेथड भी हो सकते हैं, इंस्टेंस मेथड भी हो सकते हैं, कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। कॉन्क्रीट मेथड मींस कंप्लीट मेथड जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो विद मेथड बॉडी, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होगा जिसकी बॉडी नहीं होगी और उसके साथ हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज वर्चुअल, तो उसके लिए हमें वर्चुअल का कीवर्ड एक्सप्लिसिटली यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हमने ये देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ बेस क्लास, यानी कि वो पेरेंट क्लास होगी। अगर वो इनहेरिट होगी तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर नहीं सकते। इसीलिए द ओनली वे टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर मेरे पास कोई है तो उसको यूज करने के लिए जरूरी है कि मैं उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करवाऊं। विदाउट इनहेरिटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास आई कैन नॉट यूज एनी इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, द ओनली वे टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज टू इनहेरिट दैट क्लास। और जो उसकी सब क्लासेस होंगी, जो चाइल्ड क्लासेस होंगी, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो सकती है, वी कैन मेथड ओवरलोड एज वेल। और हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कॉन्क्रीट दोनों मेथड हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और जो भी हम इनहेरिट करेंगे क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, वो क्लास उसके वर्चुअल जो इनकम्प्लीट मेथड है उसको भी कंप्लीट कर सकती है, और जो उसके कंप्लीट कॉन्क्रीट मेथड है उसको भी ओवरराइड कर सकती है। ठीक है, और जो क्लास इनहेरिट करेगी चाइल्ड क्लास को, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो जिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है उसके तमाम इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे, यानी कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन दे। और अगर जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है वो भी एक मेथड भी मिस कर रही है जो इनकम्प्लीट है, तो वो भी फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो सकती है, किसी भी क्लास में अगर मेरे पास एक भी मेथड है जो विदाउट इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी बॉडी नहीं है, वो मेरे पास उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना मेरे लिए मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ओवरव्यू हो गया, समराइज कर दिया मैंने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, लेट्स से शेप। ठीक है, अब शेप में मुझे कैलकुलेट करना है, शेप की क्लास है मेरे पास। अब शेप में वी कैन हैव मल्टीपल शेप्स, ट्राइंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, वी हैव मल्टीपल शेप्स। अब उनके लिए एक क्लास कौन सी होगी मेरे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने बना दी शेप की, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकती हूँ लेंथ विड्थ के लिए। ठीक है, और फिर जैसे जैसे जो जो क्लासेस होंगी वो उस क्लास को यूज करेंगी। लेट्स से शेप, तो शेप की क्लास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज इनहेरिट करेगी, और उसके एरिया वाले मेथड को, लेट्स से मैंने एरिया का मेथड शेप की क्लास में इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, क्योंकि सर्कल की एरिया कैलकुलेशन अलग होगी, ट्राइंगल की एरिया कैलकुलेशन अलग होगी,
और आपके पास रेक्टेंगल की एरिया कैलकुलेशन अलग होगी। इसीलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई शेप की और उसमें मैंने एक इनकम्प्लीट मेथड रख दिया विदाउट एनी बॉडी दैट इज एरिया। अब मैंने एक और क्लास बनाई सर्कल की जिसको मैंने उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि शेप थी उससे इनहेरिट करवाया और उसके जो मेथड है एरिया उसको ओवरराइड कर दिया मैंने चाइल्ड क्लास में और उसकी मैंने क्या कह दी पाई आर स्क्वायर इम्प्लीमेंटेशन दे दी। और रेडियस में किस में इनपुट ले सकती हूँ सर्कल की क्लास में एज एन इंस्टेंस वेरिएबल। इसी तरह मैं एक और क्लास बनाऊंगी ट्राइंगल की। ट्राइंगल की क्लास को मैं इनहेरिट करवाऊंगी शेप की क्लास से और ट्राइंगल के लिए मेरे पास क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय यानी कि हाइट लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से। नहीं, अगर आपने एक मेथड विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन रखना है और उसको क्लास में ही रखना है तो उसके लिए हमेशा क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप विदाउट क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना चाह रहे हैं so you can use interfaces. Interface is collection of incomplete method. अभी लास्ट क्विज मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल देखी थी हमने। एक एग्जाम्पल मैंने करवाई थी एक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है साकिब का मसला है हमारे पास एक क्लास हो बुक जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, ठीक है, देन उसमें 3 एट्रीब्यूट हों के और एक क्लास हो ऑथर उसका ऑब्जेक्ट पास करें तो उसका कोड क्या होगा। अच्छा, तो आप ऑथर की क्लास और बुक की क्लास सो बुक हैव एन ऑथर सो आप क्या करोगे बुक की क्लास में ऑथर का एक ऑब्जेक्ट बना लोगे और उसको आप एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आज जो है मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है इंटरफेसेस। आज हम इंटरफेसेस को कंप्लीट करेंगे। इंटरफेसेस में नहीं है, ओके ठीक है। सो हम इंटरफेसेस को आज कंप्लीट करके जो हमारी लास्ट क्लास होगी वेडनेसडे, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि वेडनेसडे की क्लास में अच्छा उसके लिए एक काम मुझे पहले ये करना होगा कि जो आपकी क्लास के सीआर हैं साकिब साकिब आप अभी हैं ऑनलाइन हैं आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं ठीक है। तो अब आप एक काम ये करें कि साकिब आप एक काम ये करें कि मुझे एक लिस्ट बना के सेंड कर दें काइंडली आज तक जितनी जल्दी आप कर सकें जिसमें जो है वो जितने भी ग्रुप हैं ठीक है जितने भी ग्रुप्स हैं प्रोजेक्ट के ऊप के प्रोजेक्ट ग्रुप्स उनकी एक लिस्टिंग करके बता दें ग्रुप नेम ठीक है और प्रोजेक्ट टाइटल एक एक्सेल फाइल बना दें वर्ड जैसे आपको कन्वीनियंट हो एक टेबल के फॉर्म में मेरे पास एक डाटा आ जाए पूरा उसमें ग्रुप का जो है वो प्रोजेक्ट टाइटल और प्रोजेक्ट मेंबर नेम्स और मुझे अवेलेबिलिटी उनमें सबसे पूछ के काइंडली बता दें आज शाम तक बता दें मुझे ठीक है कि कौन सा ग्रुप कल परसों अवेलेबल है कल परसों और थर्सडे कौन सा ग्रुप किस किस दिन किस टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है जो कोशिश ये हम करते हैं कि कल हो जाए जो कल नहीं हो सकती फिर हम उसको वेडनेसडे की क्लास में रखेंगे क्योंकि हमारे पास ये 3-4 डेज हैं उसके बाद ईद की छुट्टियां उसके बाद मार्क्स जो है हमें सेशनल फाइनलाइज करने हैं तो ईद पे तो हो नहीं सकता तो 3 डेज ऑफ ईद तो आप निकाल ही दें। सुबह फ्राइडे को ऑलरेडी मेरी क्लास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो फ्राइडे के दिन भी नहीं हो सकती सो थर्सडे को भी उसी फ्राइडे वाली क्लास की वैल्यूएशन है तो हमारे पास कल और परसों का दिन है जिस दिन हम इवेल्युएशन कर सकते हैं और क्लास में भी हमारे पास यही टाइम होता है 3 आवर्स का तो अगर हाफ एन आवर भी एक ग्रुप इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे पास एक पूरी रिपोर्ट फॉर्मेट आ जाए और फिर उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैं स्केड्यूल कर दूँ। इसीलिए मैं चाह रही थी कि कल जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट इवेल्युएट हो जाएं तो वेडनेसडे को 2 सेशन हम रिवीजन का रख लेंगे जिसमें आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज हों वो सब पहले मैं रिवाइज कर दूंगी और फिर आपसे जितनी क्यूरीज होंगी वो सारी क्यूरीज लेकर आपको 1 बाय 1 वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगी जो भी आपकी क्यूरीज हैं। इसलिए मैं चाह रही थी कि कल हम लोग जो है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कंप्लीट कर दें ताकि एक चीज साइड पे हो जाए और वेडनेसडे को पेपर पैटर्न में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मतलब जिस तरह हम क्लास लेते हैं और इसी तरह एक रिवीजन सेशन हो जाए। सो कोशिश हम ये करते हैं कि कल जितनी ज्यादा से ज्यादा इवैल्यूएशन हो जाती है वो हम कंप्लीट कर लें क्योंकि क्लास टाइम पे इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट की हो नहीं सकती
वैसे ही 40 मिनट लग जाता है एक प्रोजेक्ट को, तो वो एक मतलब 2 सेशन, ये 3 सेशन में 3 ही प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। सो कल जो है ना अपनी अवेलेबिलिटी बता दे हर ग्रुप, जिस टाइम पे आपकी क्लास नहीं है, ठीक है, या ये बता दें कि कल किस स्लॉट में आपकी क्लास है, बस ये बता दें, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं स्केड्यूलिंग खुद कर दूंगी कि उस टाइम के अलावा मैं अपनी भी कन्वीनियंस देख लूंगी कि मैं किस टाइम पे फ्री हूँ और फिर आप लोग जिस टाइम पे फ्री हैं। अच्छा, सेकंड स्लॉट में है ना, तो फर्स्ट स्लॉट में इवैल्यूएशन करवा लेते हैं। और कल सबकी तो नहीं होगी सेकंड स्लॉट में, जिनकी फर्स्ट स्लॉट में क्लास है उनकी सेकंड स्लॉट में इवैल्यूएशन हो जाएगी, जिनकी फर्स्ट स्लॉट में क्लास है उनकी सेकंड स्लॉट में इवैल्यूएशन हो जाएगी। ऊप लैब की टाइमिंग क्या है? अच्छा, सेकंड में है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, 12 से 4 है ना, ठीक है, तो उससे पहले तो फ्री है, ठीक है, तो उससे पहले हम कल स्टार्ट कर लेते हैं 9 बजे से या 8:30 बजे से, 8:30 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो मुझे वो लिस्ट चाहिए होगी, आप प्लीज वो लिस्ट मुझे साके फौरन प्रोवाइड कर दें, जितनी जल्दी हो सके आज तक कर दें, आज 8 बजे तक, 7 बजे तक, ठीक है। लेकिन तमाम लिस्टिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई ग्रुप या कोई मेंबर मिस हो उसमें से, ठीक है, ओके। तो फिर ये प्रोजेक्ट का हम कोशिश करते हैं कि इवैल्यूएशन कल हो जाए और जो रिमेनिंग होगी वो फिर वेडनेसडे को हम रखेंगे। वेडनेसडे को फर्स्ट स्लॉट में होती है किसी की क्लास? जी लाइबा, कोई क्यूरी है? अच्छा, वेडनेसडे को मिस फर्स्ट मेरी स्लॉट। होती है। अच्छा, आपकी होती है नकी, और शोएब की भी होती है, हाँ, और किसकी होती है? आपकी नकी कल किस फर्स्ट स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में? कल कल तो सिर्फ वही सेकंड स्लॉट है ऊप सेकंड लैब, स्लॉट फिर है। परसों जो है वेनसडे, उसमें अलजबरा की क्लास होती है। ओके फाइन, सो हम ऐसा करते हैं कि जिन लोगों हम्म। की वेडनेसडे को पॉसिबल नहीं है और कल सेकंड स्लॉट में नहीं है, तो कोशिश मैं करूंगी कि उनकी मैं कल फर्स्ट स्लॉट में जो है वो स्केड्यूल कर लूं इवैल्यूएशन, ठीक है। और फिर जो लोग रह जाएंगे उनकी वेडनेसडे को, जिनकी फर्स्ट स्लॉट में नहीं होती कोई क्लास, उनको फिर वेडनेसडे पे स्केड्यूल कर देंगे। मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है ये क्लास टाइमिंग पे ना हो, ताकि हमारी जो एक पूरा जो सेशन है एक क्लास, वो हम रिवीजन सेशन रखें, और इसमें मैं आपको पेपर का पैटर्न वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। थर्सडे बच्चे मेरी फ्राइडे वाले आईडी की वैल्यूएशन है, जिनको मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रही हूँ उनकी वैल्यूएशन है थर्सडे को, और फ्राइडे को फिर मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरफेसेस, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक एग्जांपल मैंने करवाई थी, उसी तरह एक और एग्जांपल है आपके पास, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय, जिसमें एक प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, हमने क्या रखा है, एक इंस्टेंस वेरिएबल रखा है नेम का, और इसको मैंने क्या रखा है, प्राइवेट। और मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूँ और उस स्ट्रिंग की वैल्यूज नेम में सेट कर रही हूँ। एंड यू कैन यूज प्रॉपर्टीज एज वेल, क्योंकि ये प्राइवेट है तो हम यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टीज के थ्रू भी नेम सेट कर सकते हैं। और एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डेसिमल अर्निंग्स एंड सेमीकोलन, यानी कि अब यहाँ पे मेरे पास मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट मेथड है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तभी ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, और अगर आप वैसे भी किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहें विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, so you can also do this, okay, आप वैसे भी विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड you can create an abstract class as well। फिर यहाँ पे एक और हमने क्लास को इनहेरिट किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, और वो क्लास कौन सी है, पब्लिक क्लास सैलरी एम्प्लॉय, जो कि इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय को, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने ऊपर डिफाइन की है। और यहाँ पे हमने एक इसका अपना इंस्टेंस वेरिएबल रखा है प्राइवेट डेसिमल वीकली सैलरी,
जो वीकली सैलरी का एक वेरिएबल है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, आप बेस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। पब्लिक सैलरीड एम्प्लॉय, मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया सैलरीड एम्प्लॉयड का, जिसमें मैं स्ट्रिंग नेम इनपुट दे रही हूँ और डेसिमल वीकली सैलरी जो ये वाली सैलरी है इसको इनपुट दे रही हूँ। और नेम में किसमें पास कर रही हूँ, बेस सैलरी, जो कि ऊपर यहाँ पे मेरे पास इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट हो रहा है। ये कंस्ट्रक्टर मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ जो नेम सेट कर रहा है, इसीलिए नेम को दोबारा मुझे सेट करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि यहाँ से बेस वाला ये कीवर्ड सारा हटा दूं और यहाँ पे मैं कर दूं, प्राइवेट है तो प्राइवेट को डायरेक्ट तो एक्सेस कर नहीं सकते, आई कैन यूज प्रॉपर्टीज। तो मैं प्रॉपर्टी के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकती हूँ। क्योंकि वो प्राइवेट है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, इसीलिए मैंने उसको बेस कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट कर दिया कि जब भी मैं सैलरीड एम्प्लॉयड का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त जब मैं दो वैल्यू पास करूं, फर्स्ट वन स्ट्रिंग जो नेम होगा एम्प्लॉय का और सेकंड उसकी सैलरी होगी। सो जो नेम है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर में पास हो जाए, नेम सेट हो जाए, और वीकली सैलरी यहीं से सेट हो जाए। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी बताया था कि बेस कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल करते हैं। और वो जो वहां पे अर्निंग वाला मेथड था, इनकम्प्लीट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। पब्लिक ओवरराइड डेसिमल अर्निंग, जो कि रिटर्न करे, मुझे क्या रिटर्न करे, वीकली सैलरी, यानी कि जो वीकली सैलरी मैंने उस एम्प्लॉय की सेट की है वही वीकली सैलरी ये मेथड रिटर्न कर दे। सिमिलरली मैंने एक और क्लास बनाई आवरली एम्प्लॉय, जो कि इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय को। अच्छा, ये जो आप पूछ रहे हैं ये जो है हम क्यूरी सेशन में रखेंगे साकिब। आप लोग की जो जो क्यूरीज हैं वेडनेसडे तक का आप लोगों के पास टाइम है, वो सारी क्यूरीज आप अपने पास लिस्ट डाउन कर लें, ठीक है। और वन बाय वन वो फिर क्यूरी में आपको जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर होगी वो मैं आपको फिर वो क्यूरी सेशन में कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे क्या करें, एक और मैंने क्लास बनाई आवरली एम्प्लॉय की, जो इनहेरिट कर रही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय को, जिसमें दो प्राइवेट मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, एक वेज पर आवर और एक कितने आवर्स उसने काम किया और कितने वेज हम उसको दे रहे हैं पर आवर। और फिर यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया आवरली एम्प्लॉय का, जिसमें मैं 3 फील्ड्स ले रही हूँ, नेम, डेसिमल यानी कि वेज पर आवर एंड कितने आवर्स उसने काम किया, जिसमें से नेम को अगेन मैं बेस क्लास जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय की उसमें पास कर रही हूँ, और जो वेज पर आवर और आवर है उसको जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वैल्यू पास करूंगी उससे सेट करवा रही हूँ। तो ये WPH इज इक्वल टू वेजेस पर आवर, और जो मैं थर्ड वैल्यू पास करूंगी डेसिमल की आवर्स, उसको मैं किस पे सेट कर दूंगी, इस आवर के अकॉर्डिंग। और फिर हम अर्निंग का जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड था एम्प्लॉय की क्लास में, इनकम्प्लीट मेथड था विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन जो मेथड था, उसको आवरली एम्प्लॉय वाली क्लास भी ओवरराइड कर रही है। पब्लिक ओवरराइड डेसिमल अर्निंग, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इफ की लॉजिक लगा रही हूँ, इफ आवर्स इज लेस देन इज इक्वल टू 40, यानी कि अगर उसने लेस देन 40 आवर्स काम किया, ये जो आवर मैं पास कर रही हूँ अगर वो लेस देन 40 है तो रिटर्न कर दो वेज पर आवर मल्टीप्लाई बाय आवर्स, यानी कि जितने घंटे उसने काम किया है उसको वेज पर आवर से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो। एल्स अगर ऐसा नहीं है, उसने 40 आवर से ज्यादा काम किया है, तो फिर उसको ओवर टाइम पे करना है। ओवर टाइम कैसे पे होगा, रिटर्न 40 मल्टीप्लाई बाय वेज पर आवर प्लस, यानी कि जितना उसने काम किया उसकी कॉस्ट निकालो, प्लस आवर्स माइनस 40 जितना उसने ओवर टाइम काम किया है, यानी कि लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि 44 आवर्स उसने काम किया है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय वेज पर आवर जितनी बेसिक बन रही है, जितनी सबको हम दे रहे हैं 40 से कम काम करने वालों को उतनी, प्लस उसमें प्लस कर दो आवर्स माइनस 40, यानी कि जितने घंटे उसने काम किया 44 माइनस 40 4 आवर्स, तो उसका ओवर टाइम कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय वेज पर आवर मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये 1.5 क्या है मेरे पास, ये ओवर टाइम रेट है जो मैं चार्ज कर रही हूँ। तो ये ओवर टाइम निकलेगा और आपकी एक्चुअल सैलरी में प्लस होके उसको रिटर्न हो जाएगा। तो दैट इज जस्ट इफ की एक लॉजिक लगाइए। ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया, ये 1.5 f हो सकता है फैक्टोरियल अगर आपने लिया, और अगर आप इसको डायरेक्ट 1.5 कर दें तो ये रिटर्न कर देगा वेज पर आवर मल्टीप्लाई बाय 1.5, और किस तरीके से निकाले, जितना उसने ओवर टाइम काम किया है, जितने घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया है
उसको वेज पर आवर से मल्टीप्लाई करे और 1.5 इज द ओवर टाइम रेट। जो बंदा जितने घंटे ज्यादा काम करेगा उसके जो ओवर टाइम उसको चार्ज हो रहा है दैट इज दैट 1.5। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो एक अर्निंग वाला मेथड था जो कि इनकम्प्लीट था एम्प्लॉय की क्लास में, जो जितनी इनहेरिटेड क्लासेस हैं वो अपनी ओन डेफिनेशन, अपनी ओन इम्प्लीमेंटेशन दे रही है इस अर्निंग के लिए। सैलरी एम्प्लॉय अर्निंग में क्या रिटर्न करवा रहा है? वीकली सैलरी। इसी तरह आवरली एम्प्लॉय क्या रिटर्न करवा रहा है? पूरी कैलकुलेशन करके जितने घंटे उसने काम किया है, जितना हर आवर का आप उसको पे कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके रिटर्न करवा रहे हैं। इट मीन्स कि हर क्लास में इस अर्निंग वाला जो मेथड है, जो ओवरराइड मेथड है, इसकी अपनी ओन इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, और इसको आप कैसे क्रिएट करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने और देखें अगर आप तो दोनों जगह ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड क्लास के बन रहे हैं। एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं बन रहा क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इसी एग्जाम्पल को फर्दर मॉडिफाई किया है। ठीक है, फर्स्ट वाली एग्जाम्पल में जो हमारे पास ड्राइवर क्लास है प्रोग्राम की, उसमें मेन मेथड में सैलरी एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें दो चीजें पास करवा दी, नेम और अगेन उसकी थ्री, वो जो हम डेसिमल में ले रहे थे उसकी वीकली सैलरी थी। और वो एम जो था वो मिलियन रिप्रेजेंट कर रहा था, 342.5 मिलियन। सो हम उसको यहाँ पे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब मैप कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे और कंसीडर करेंगे कि ये मिलियन, एम इज यूज्ड फॉर मिलियन। ठीक है, तो सैलरी एम्प्लॉय, सैलरी ऑब्जेक्ट बनाया मैंने इज इक्वल टू न्यू सैलरी एम्प्लॉयड और दो चीजें पास कर दी, नेम और उसकी वीकली सैलरी। तो ये कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? सैलरी एम्प्लॉय। सैलरी एम्प्लॉय में जाएगा, नेम जो दिया था डमी उसको कहाँ पास कर देगा? बेस क्लास के नेम के लिए। तो बेस क्लास कौन सी है? एम्प्लॉय की, यहाँ जाएगा और एम्प्लॉय का नेम क्या रख देगा? डमी। और वो जो वहां से हमने डब्ल्यू सैलरी पास की थी 342.5, वो यहाँ सैलरी, वीकली सैलरी में स्टोर कर देगा। और यहाँ से जब मैं कॉल करवाऊंगी कंसोल डॉट राइट लाइन पे अर्निंग फॉर सैलरी एम्प्लॉयड इज सैलरी एम्प्लॉयड, यानी कि ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं अर्निंग का मेथड कॉल कर दूंगी तो ये वाला मेथड रिटर्न कर देगा, रिटर्न वीकली सैलरी दैट इज 342.45। सो क्या प्रिंट हो जाएगा? अर्निंग फॉर सैलरी एम्प्लॉयड इज 342.5। सिमिलरली मैंने आवरली एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, तीन चीजें पास कर दी, एम्प्लॉय का नेम, कितने आवर्स उसने काम किया, वेज पर आवर यानी कि हर घंटे काम करने के हम उसको कितने दे रहे हैं और कितने आवर उसने काम किया। तो 40 है तो 40 पे ये डायरेक्ट क्या कर देगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 20, 800। तो अर्निंग फॉर आवरली एम्प्लॉयज, आवरली एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट था डॉट अर्निंग का मेथड कॉल किया, तो अर्निंग फॉर आवरली एम्प्लॉय इज 800। ठीक है, वो जो ऊपर हमने क्लासेस बनाई थी उसको मेन मेथड के थ्रू हर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैंने इस अर्निंग के मेथड को कॉल कर दिया। तो अगर आप ये देखें तो ये दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। एक ही मेथड कॉल हो रहा है, अर्निंग अर्निंग, अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, जिसको हम डायनेमिक बाइंडिंग कह रहे हैं। डायनेमिक बाइंडिंग मीन्स कि हमें नहीं पता अब तक कि इस अर्निंग और इस अर्निंग में से कौन सी वाली जो है वो डिस्क्रिप्शन कॉल होगी। मैम आपने एम क्यों हटाया है? हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यूज किया और एब्स्ट्रैक्शन, क्लास आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम जी। मैम आपने एम क्यों हटाया? क्योंकि डेसिमल वैल्यू के लास्ट में एम आता है, जैसे फ्लोट वैल्यू के आखिर में एफ आता है। हम्म
तो आपने एम क्यों हटाया यहाँ से? तो एरर यहाँ पे देगा हमने वैल्यू इसको में तो। डेसिमल दिया है ना, तो हम डेसिमल में m पास कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे वो एरर देगा, तो हम यहाँ पे इसको m ही रखेंगे। 1.5 m मींस के डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है, सेम उसी एग्जाम्पल को दोबारा मैप करते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हमने ताकि हमें अर्निंग के मेथड को बार बार अलग अलग कंसोल और राइट लाइन की स्टेटमेंट में प्रिंट करने के बजाय वही काम जो मैंने वहां पे अलग किया था, यहाँ पे भी हम वैसे ही कर रहे हैं। सैलरी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और सैलरी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के मैंने इसको क्या चीज डिटरमाइन कर दी, सैलरी एम्प्लॉयड इज इक्वल टू न्यू सैलरी एम्प्लॉयड नेम और उसकी वीकली सैलरी। इसी तरह आवरली एम्प्लॉय का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उस पर पास कर दिया उसका नेम, वेज पर आवर और कितने आवर उसने काम किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बना दी। अच्छा, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय इज इक्वल टू सैलरी एम्प्लॉय डॉट और आवरली एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया और वो एरे की डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय। वो जो क्वेश्चन वहां पे वो कर रही थी ना अभी लाइबा, हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, बट उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगी एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू सैलरी एम्प्लॉयड, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस यूज कर सकती हूँ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। नहीं नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय की बनाई थी उसी का मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। एम्प्लॉय इज इक्वल टू और उसमें वैल्यू क्या दे दी, सैलरी एम्प्लॉयड कॉमा आवरली एम्प्लॉयड। यानी कि यहाँ पे ये जो मेरे ऑब्जेक्ट थे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने एम्प्लॉय की एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टोर करवा दिया। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे फॉर ईच की लूप लगा ली, फॉर ईच एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज कंसोल डॉट राइट लाइन अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इज एम्प्लॉय डॉट अर्निंग। तो ये एम्प्लॉय के लिए पहले सैलरी एम्प्लॉयड की अर्निंग वाला मेथड कॉल करेगा और फिर आवरली एम्प्लॉय वाला। तो इसी तरह ये दोनों स्टेटमेंट वन बाय वन फॉर ईच के लूप के थ्रू ये कंसोल डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट दो दफा एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय के उसमें दो ऑब्जेक्ट पास करवाए। अगर आपके पास चार होंगे तो ये 4 टाइम चलेगा। सो आप लूप के अंदर भी मेथड कॉलिंग करवा सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट बार बार रिपीट करने के बजाय जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी उसी के अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा। मेथड दोनों ठीक है, बट दैट इज एफिशिएंट वे। हर चीज एक ही दफा बार बार रिपीट करने के बजाय आप उसको लूप में रख लें, वो अकॉर्डिंग टू लूप वर्क करेगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास सील्ड क्लास का। अगर आप चाह रहे हैं कोई ऐसी क्लास जो फर्दर एक्सटेंड ना हो सकती हो, यानी कि जो फर्दर इनहेरिट ना हो, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्टिव ही है ना कि हमने जिस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया उसके लिए जरूरी है कि वो इनहेरिट हो। जब तक वो इनहेरिट नहीं होगी यूजलेस है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सिनेरियो बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप इनहेरिटेंस नहीं परफॉर्म करना चाह रहे हो और यू वांट टू स्टॉप फर्दर एक्सटेंशन, आप चाह रहे हैं कि इस क्लास के बाद कोई और क्लास एक्सटेंड या इनहेरिट ना हो, तो उसके लिए यू कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सील्ड क्लासेस। सील्ड क्लास एक ऐसी क्लास मींस कि ये क्लास अब लॉक हो गई है, नाउ इट कैन नॉट बी फर्दर इनहेरिटेड। abstract class means it should be inherited and sealed class means it cannot be further inherited. Sealed classes cannot be extended but they can inherit from other class. ठीक है, आप उसको extend नहीं कर सकते but they can inherit from other class. other class से inherit तो कर सकते हैं लेकिन उसको further extend नहीं कर सकते। The string type is an example of a type that uses a sealed modifier to prevent derivation. Okay, so that is your reading assignment. You have to read it out. ठीक है, 10 मिनट्स हैं आपके पास। अभी इसको आप सर्च करें, गूगल करें
और सर्च करने के बाद फिर आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे अभी ऑनलाइन ही। बेटा सील्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे होगा? तो फिर तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब किसी भी क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी और इट शुड बी इनहेरिट। और सील्ड का मतलब है कि इनहेरिट ही नहीं हो सकती। सो अगर किसी क्लास में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर कोई सील्ड क्लास जो है उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो खुद एक सोचो, कॉमन सेंस है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड मींस विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंट इन इनहेरिटेड क्लासेस, बट सील्ड क्लास प्रिवेंट इनहेरिटेंस, तो ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज योर रीडिंग असाइनमेंट। मैं भी यहीं पे ऑनलाइन हूँ। वन बाय वन मुझे प्राइवेटली मैसेज सेंड कर दें। दैट इज योर बोनस असाइनमेंट। ठीक है, जिस तरह हम क्लास को सील कर देते हैं, इट मींस दैट क्लास इज लॉक, इट कैन नॉट बी, इसका ऑब्जेक्ट तो बन सकता है सील क्लास का, लेकिन उस क्लास को कोई और क्लास इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी मेथड को भी सील कर दें तो वो मेथड भी जो है सील हो जाएगा। इट मींस इट कैन नॉट बी ओवरराइडेड। जी क्लास कहाँ तक पहुंचे? नेट से छाप के नहीं बताना बेटा, उसको खुद से समझो और फिर अपनी ओन वर्डिंग में एक्सप्लेन करो। रीडिंग असाइनमेंट का मतलब ये है कि आप इसको पढ़ो, गूगल करो, समझो और उसके बाद अपने ओन वर्ड में इसको आंसर करो। ओके क्लास, आप लोगों के जो है मेरे पास रिस्पॉन्ड आने स्टार्ट हो गए।
ठीक है, मेरे पास रिस्पॉन्ड आ चुका है। इसे क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली सही है। जब हम सील मॉडिफायर किसी मेथड के साथ यूज करते हैं तो वो मेथड अपनी कैपेबिलिटी खो देता है ओवरराइड होने की। ठीक है हारिस अहमद, मगर बी क्लास से इनहेरिट नहीं कर पाएगा। क्लास बी के तो वर्चुअल है ना सील क्लास। अच्छा देखो दो चीजें हैं, क्लास के साथ सील मॉडिफायर लगाओगे तो वो क्या करेगा, और अगर मेथड के साथ सील का मॉडिफायर लगाओगे तो वो क्या करेगा। तो दीज बोथ आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके हारिस, ओके। और मोहम्मद, एग्जैक्टली सील क्लास से कुछ फर्दर ड्राइव नहीं हो सकता। सील्ड का मतलब ये नहीं है जवाब के ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सील्ड का मतलब ये दिस क्लास इज लॉक्ड फॉर इनहेरिटेंस, मींस दैट क्लास जिसके हमने सील्ड का मॉडिफायर लगाया, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। सील्ड का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट तो बनेगा क्लास का, लेकिन सील्ड करने का मतलब ये कि लॉक हो गई वो क्लास, अब उस क्लास को कोई और क्लास इनहेरिट नहीं कर सकती। बट अ सील्ड क्लास कैन इनहेरिट अनदर क्लास। सील्ड क्लास किसी और क्लास को इनहेरिट कर सकती है, बट जिस क्लास को मैंने सील कर दिया है वो क्लास किसी और क्लास में इनहेरिट नहीं होगी। अगेन यमुना, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जब आप किसी क्लास को सील करते हैं दिस इज समथिंग डिफरेंट। अगर क्लास को सील करने का मतलब है दैट क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, और अगर आप किसी मेथड को सील करते हैं इसका मतलब है वो मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता। और जरूरी नहीं है कि जिस क्लास में सील्ड मेथड हो वो क्लास भी सील हो, इट्स नॉट नेसेसरी। सील्ड का मॉडिफायर अगर क्लास के साथ लगेगा तो वो क्लास को इनहेरिट होने से रोकेगा, और अगर सील्ड का मेथड किसी मेथड के साथ लगेगा सील्ड का मॉडिफायर, इट मींस कि वो मेथड जो है वो ओवरराइड नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली अगर आप एक मेथड को सील कर रहे हो, मतलब आप उसको जो है वो कर रहे हो कि वो ओवरराइड नहीं हो सकता, तो क्लास को सील करना इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, क्लियर है। ओके, सील क्लास नेवर बी इनहेरिटेड। ठीक है, क्लास ए को अगर सील कर देंगे तो वो क्लास का कोई डाटा भी किसी क्लास में यूज नहीं कर सकते। डाटा यूज नहीं कर सकते मतलब उस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते इन सिंपल वर्ड। डाटा तो यूज कर सकते हैं, अगर मैं मेथड को एक्सेस करना चाहूँ ऑब्जेक्ट नेम के साथ सी क्लास का, तो आई कैन डू दिस। In method overriding child class can access parent class method implementation, but in method hiding parent class cannot be accessed through child class reference. Okay, we can prevent the driving class from overriding. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, फिर इसी मीटिंग आईडी को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।